लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए आज देश की 117 सीटों पर मतदान हुआ। चुनाव आयोग के मुताबिक इस फेज में कुल 63.24% वोटिंग हुई। तीसरे चरण में आज 15 राज्यों में वोट डाले गए। अब तक के आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में तकरीबन 79% के आसपास वोटिंग हुई। इसके बाद त्रिपुरा, असम, गोवा और केरल में 70 से लेकर 78% तक लोगों ने वोट डाले हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां करीब 58% वोटिंग हुई। वहीं गुजरात में 60%, कर्नाटक में 64% और महाराष्ट्र में 56% लोगों ने वोटिंग की। तीसरे चरण के चुनाव में पश्चिम बंगाल में आज 5 लोकसभा सीटों के लिए वोटिंग हुई। इस दौरान कई इलाकों से बमबारी, हिंसक झड़प और मारपीट की भी खबरें सामने आई। बालूरघाट, मालदा उत्तर, मालदा दक्षिण, जंगीपुर और मुर्शिदाबाद सीटों पर चुनाव के लिए सुबह से मतदाताओं की भीड़ जुटी थी। मुर्शिदाबाद के रानीनगर इलाके में उपद्रवियों ने पोलिंग बूथ के पास देसी बम से हमला कर वोटरों को डराने की कोशिश भी की। कड़े सुरक्षा इंतजामों के बावजूद यहां पर वोटिंग को प्रभावित करने की कोशिश की गई। मुर्शिदाबाद के डोमकाल इलाके में वोटिंग के दौरान झड़प में एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं वार्ड नंबर 7 में एक बूथ पर कब्जा करने की खबर के बाद कांग्रेस और टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर बम से हमला कर दिया। 3 लोग घायल हुए। डोमकाल के टिकटिकी पाड़ा में एक बूथ पर बम से हमला किया गया। कांग्रेस और सीपीएम ने इस घटना के पीछे तृणमूल कांग्रेस को जिम्मेदार बताया है। टीएमसी ने आरोप को बेबुनियाद बताया। चुनावी हिंसा में आज पश्चिम बंगाल में अलग अलग इलाकों में 18 लोगों के घायल होने की भी खबर है। लोकसभा चुनाव के तीसरे दौर पे पश्चिम बंगाल की मुर्शिदाबाद जिले में राजनीतिक हाथापाई के कारण एक आदमी को मौत का घाट उतार दिया गया। इस आदमी का नाम है टियारुल अबुल कलाम। मुर्शिदाबाद जिले के भगवान गोला ग्राम पंचायत में जब मतदान चल रहा था तब वहां पे टियारुल मौजूद था। अचानक ही वहां पे तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के बीच हाथापाई शुरू हो गया। कुछ गुंडे टियारुल का पेट में चाकू भोंक दिया और वो बहुत बुरी तरह जख्मी हो गए। इसका बाद उसको अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन कुछ मिनटों में टियारुल ने अपना दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद पश्चिम बंगाल में तीसरी दौर का चुनाव शांतिपूर्ण हुआ, ये कहना उचित नहीं होगा। कैमरामैन शंभू के साथ रविशंकर, TV9 भारतवर्ष, मुर्शिदाबाद। देश के तमाम राज्यों के साथ गुजरात की 26 लोकसभा सीटों पर आज चुनाव पूरी तरह से खत्म हो गए। बाकी राज्यों के लिहाज से गुजरात के चुनाव बेहद महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि गुजरात ही वो राज्य है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं और इसी राज्य की गांधीनगर लोकसभा सीट से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनावी मैदान में है। गुजरात ही वो धरती है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सियासी सफर की शुरुआत की थी और दिल्ली की गद्दी पर काबिज हो पाए थे। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने चुनौती ये है कि गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी का ग्राफ गिरने के बाद 2014 जैसा जलवा, जिसमें 26 की 26 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने फतह हासिल की थी, उसी तरह का जलवा 2019 में भी बरकरार रखा जाए। जबकि कांग्रेस ये चाहती है कि जिस तरह की लीड उसने विधानसभा चुनाव में ली थी, उसी तरह का रिजल्ट और लीड इस बार के लोकसभा चुनाव में गुजरात में लिया जा सके, ताकि पूरी देश में कांग्रेस ये संदेश दे सके कि। और अब दैनिक भारतवर्ष में दूसरी बड़ी खबर का पन्ना पलटते हैं। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में एक बार फिर ईवीएम पर सियासत शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी समेत कई राजनीतिक दलों ने ईवीएम पर सवाल खड़े किए। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के रामपुर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आजम खान ने ईवीएम में खराबी की शिकायत की। इसके बाद बदायूं से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव ने ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत की। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसके बाद ईवीएम पर सवाल खड़े करते हुए इसे आपराधिक लापरवाही तक बताया। अखिलेश ने कहा, जिस चुनाव के लिए 50,000 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, वहां ऐसी घटना आपराधिक लापरवाही है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि सारे वोट बीजेपी को जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष ने डीएम की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केरल और गोवा में ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत की। केजरीवाल ने कहा, केरल से शिकायत आई कि हाथ के निशान के सामने का बटन दबाने पर कमल के फूल की लाइट जल रही है, यानी सभी खराब ईवीएम का वोट बीजेपी को ही क्यों जा रहा है। इधर सुनने में आ रहा है और कई जगह से सूचनाएं आ रही हैं। सबसे ज़्यादा रामपुर की मैं सूचना बता सकता हूं, जहां बड़े पैमाने पर मशीनें खराब हुई हैं।
ईवीएम खराब है कि वीवीपैट खराब है, ये तो सरकार बताएगी, प्रशासन बताएगा, इलेक्शन कमीशन बताएगा। लेकिन शिकायतें बड़े पैमाने पर आई हैं। हम लोग तो लगातार कहते रहे पहले भी पार्टी की तरफ से, अभी तक मैं समझता हूँ मेरे संज्ञान में मेरे खुद के संज्ञान में लगभग 50 बूथ आ चुके हैं जहाँ की मशीनें की ख़राब होने की शिकायत आई है। कुछ एक की ठीक हुई है, मुझे तो नहीं समझ पा रहा हूँ क्या ख़राब होता और क्या सही कर लेते हैं वो लोग, लेकिन जनता में बहुत ज़बरदस्त उत्साह है। हालांकि प्रशासन के लोग हथकंडे से बाज नहीं आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2019 के तीसरे चरण में यूपी की 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुआ और इसके साथ ही कई दिग्गजों की जो किस्मत है वो ईवीएम में बंद हो गई। आपको बता दें कि 10 लोकसभा सीटों में से मुरादाबाद, रामपुर, संभल, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला, बरेली और पीलीभीत ये वो सीटें हैं जहां पर कि तीसरे चरण को लेकर मतदान हुए। आपको बता दें कि 2014 में इन 10 में से 7 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमाया था, लेकिन अगर इस बार की बात करें तो तस्वीर थोड़ी जुदा है। जिस तरह से सपा बसपा का गठबंधन बना है उसको लेकर कड़ी टक्कर मिलने की बात है, तो इसको लेकर की कई सीटें जो हैं बदली भी गई हैं। अगर बात करें पीलीभीत की तो यहाँ पर भी मेनका गांधी और वरुण गांधी ने अपनी सीट जो है वो बदली है, क्योंकि साफ तौर पर कड़ी टक्कर मिल रही है। तो तमाम जो मतदान है वो शांतिपूर्ण रहा। हालांकि कुछ जगह पर बहिष्कार करने की बात भी आई और साथ ही साथ जो ईवीएम है उसकी भी खराब होने की बात है, लेकिन तमाम चीज़ों को देखते हुए इलेक्शन कमीशन ने दावा किया है कि जो खामियां हैं उनको दुरुस्त कर लिया गया है। आजम खान को मैं श्राप देती हूँ, ये एक बहन के आंसुओं का श्राप है। जयाप्रदा ने रामपुर में आज जब मतदान हो रहा था तो TV9 भारतवर्ष से ये कह करके अपने दिन की शुरुआत की, और यही रामपुर की लड़ाई का बेहद ही रोचक सत्य है कि यहाँ पर चुनाव पूरी तरह से भावनात्मक मुद्दों पर केंद्रित हो गया है। जयाप्रदा ने पूरे प्रचार में ये बताया किस तरह से आजम खान ने उनका अपमान किया है, एक महिला का, नारी, एक बहन का अपमान किया है, और उधर आजम खान जो अपनी बदजुबानी के लिए कुख्यात रहे हैं वो भी आखिरकार आंसुओं पर आ गए। ये बहुत ही क्लियर है कि अगर यहाँ पर सब कुछ जाति समीकरण के हिसाब से जाएगा तो आजम खान को फायदा होगा, लेकिन चीजें उस दिशा में जाएंगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। यही वजह है कि आजम खान भी बैकफुट पर हैं, घबराए हुए हैं। आज उन्होंने अपनी घबराहट में ये भी आरोप लगा दिया कि ईवीएम ढेर सारी खराब हो गई हैं, कि उनके वोटरों को रोका जा रहा है बूथ तक पहुंचने के लिए। और इस सब के बीच में रामपुर का जो चुनाव है वो भावनात्मक रुख अख्तियार करता हुआ पूरे देश की निगाहों का केंद्र बना हुआ है। इस देश में सत्ता का ज्वालामुखी जिस दिशा में ही फूटे, मगर रामपुर के शोलों का इंतजार सभी को होगा। कैमरा विपुल के साथ अभिषेक उपाध्याय, TV9 भारतवर्ष, रामपुर। तो वहीं ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत के बीच बिहार के मधेपुरा में एक मतदान केंद्र पर वोटिंग से पहले ईवीएम की पूजा की गई ताकि चुनाव प्रक्रिया बिना किसी बाधा के पूरी हो जाए। पूजा के दौरान आसपास चुनाव कर्मी भी मौजूद थे। ये अगरबत्ती लेकर के बाजाब्ता वीवीपैट है, यहाँ पर ईवीएम है, हाथों में फूल भी है, और ये देखिए यहाँ पर ये एक लाल फूल भी है, एक पीला फूल भी है। तो लोकतंत्र के महापर्व की ये सबसे शुरुआती ये खूबसूरत दृश्य कि यहाँ पर जो परंपरा, बिहार की एक परंपरा कि ईवीएम इस लोकतंत्र के महापर्व का देवता, धर्म, अधिकार, कर्तव्य ये ईवीएम है। और अधिकार और कर्तव्य के साथ ये मन्नत मांगी जा रही है अगरबत्ती दिखा करके कि ईवीएम बिल्कुल साथ दे, ईवीएम कहीं धोखा न दे दे। और अब दैनिक भारतवर्ष की तीसरी बड़ी खबर का रुख करते हैं। चौकीदार चोर है बयान पर खेद जताने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने आज कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी किया। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि वो राहुल गांधी के जवाब से संतुष्ट नहीं है। मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता मीनाक्षी लेखी के वकील मुकुल रोहतगी ने कोर्ट को बताया कि राहुल ने अपने हलफनामे में जिस तरह से खेद जताया है उसे माफी मांगना नहीं कहा जा सकता। कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने हलफनामे में लिखा था कि राफेल मामले की सुनवाई के फैसले के बाद उन्होंने चुनावी जोश में बयान दे दिया था। राहुल ने कहा उन्हें खेद है कि फैसले के बाद उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने राफेल मामले में चौकीदार चोर है आरोप पर मुहर लगा दी है। आज सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने पूछा, चौकीदार कौन है? क्या हमने अपने फैसले में चौकीदार कहा था? कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने
बीजेपी नेताओं पर इस मामले में राजनीति करने का आरोप लगाया है। सिंघवी ने कहा है कि कोर्ट ने उनसे सिर्फ स्पष्टीकरण मांगा था, जो दिया जा चुका है। इसके बाद चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने राहुल गांधी के खिलाफ नोटिस जारी किया। इस मामले की अगली सुनवाई 30 अप्रैल को होगी। आज हम काउंटर फाइल कर रहे हैं, जिसमें हमारी तरफ से ये जा रहा है कि जो भाषा का इस्तेमाल किया गया है रिस्पांस में, वो राहुल गांधी जी द्वारा कोई माफ़ी नहीं है, अपॉलॉजी नहीं है। वो केवल रिग्रेट एग्जिबिट कर रहे हैं और अपनी गलती के लिए भी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि हीट ऑफ द मोमेंट हुआ, जिसका मतलब ही जाहिर तौर पर है कंटेम्प्ट जो है वो कंटिन्यू हो रहा है और वो अपनी बेबुनियाद बातों पर बरकरार है। कोर्ट जब बैठेगा तो यही बात होगी, लेकिन मैं कोर्ट में नहीं। राजनीतिक गर्मा गर्मी में एक तरफ इस राजनीतिक शब्दावली स्लोगन का और दूसरी तरफ जो उच्चतम न्यायालय के निर्णय का समावेश हुआ, जो साथ जोड़ दिए गए अनायास, अनइंटेंशनली, उसके लिए हमने खेद भी प्रकट किया है, बड़ी विनम्रता से और बड़ी सच्चाई और सीधेपन से। चौकीदार चोर है बयान पर फंसे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को हत्या का आरोपी बता दिया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा, हत्या के आरोपी बीजेपी प्रेसिडेंट अमित शाह, वाह क्या शान है। फिर राहुल गांधी ने बीजेपी अध्यक्ष के बेटे पर भी निशाना साधा। कांग्रेस अध्यक्ष ने लोगों से पूछा, क्या आपने जय शाह का नाम सुना है? वो जादूगर है, 50,000 रुपए को 3 महीने में 80 करोड़ बना दिया। इसके बाद राहुल ने प्रधानमंत्री को फिर से बहस के लिए ललकारा और चौकीदार चोर है के नारे लगवाए। राहुल ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी उनसे डरते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने दावा किया कि 20 मिनट की बहस में वो प्रधानमंत्री को बेनकाब कर सकते हैं। मर्डर अक्यूज बीजेपी प्रेसिडेंट अमित शाह, वाह क्या शान है। मर्डर अक्यूज बीजेपी प्रेसिडेंट अमित शाह। अच्छा, जय शाह का नाम सुना है? जादूगर है जय शाह। 50,000 रुपए को 3 महीने में 80 करोड़ बना दिया उसने। मैं चैलेंज करता हूं, नरेंद्र मोदी जी आप आइए, रेसकोर्स रोड में मुझे बुलाना, वहां बुला लीजिए। डिबेट करते हैं भ्रष्टाचार पे। हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार के बारे में डिबेट करते हैं। आप जो कहना है कहो। मैं राफेल के बारे में बोलूंगा, फ्रांस के राष्ट्रपति ने जो बोला उसके बारे में बोलूंगा। 20 मिनट लगेंगे, 20 मिनट लगेंगे। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हिंदुस्तान की जनता को अपना चेहरा नहीं दिखा पाएगा। और आइए अब आगे बढ़ते हैं और चौथी बड़ी खबर के पन्ने को पलटते हैं। बीजेपी में शामिल होते ही एक्टर सनी देओल को पंजाब के गुरदासपुर से टिकट मिल गया है। आज दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण और पीयूष गोयल की मौजूदगी में सनी देओल ने बीजेपी का दामन थाम लिया। निर्मला सीतारमण ने कहा कि जब हमें सनी के पार्टी में शामिल होने की बात पता चली तो फिल्म बॉर्डर की याद आ गई। उन्होंने ऐसी फिल्म बनाई जिसने लोगों के दिलों को छुआ। सनी देओल ने कहा, जिस तरह मेरे पिताजी अटल जी के साथ जुड़े थे, वैसे ही मैं मोदी जी के साथ जुड़ने आया हूं। न मैं कुछ बोल सकता हूं, न बता सकता हूं, मैं काम करके दिखाऊंगा। आज मैं यहाँ मोदी जी के साथ जुड़ने आया हूँ। उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है और मैं चाहता हूँ कि अगले 5 साल भी वही रहें, क्योंकि हम आगे बढ़ना चाहते हैं। जिस तरह से हमें आगे लाए हैं, हमें और आगे जाना है, क्योंकि हमारी जो यूथ है उन्हें मोदी जैसे लोगों की ज़रूरत है। और मैं जिस तरह से भी इस परिवार से जुड़कर जो मैं कर सकता हूं वो ज़रूर करूंगा, दिल से करूंगा। बातें नहीं मैं बताऊंगा, ना मैं कुछ बोल सकता हूं, लेकिन हर वक्त काम करके दिखाऊंगा। फिल्म अभिनेता सनी देओल ने भी आज राजनीति में कदम रख दिया है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से लगातार अटकलें लगाई जा रही थी कि सनी देओल जल्द ही बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, और आज इन अटकलों पर विराम लग गया। सनी देओल ने केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल और कैप्टन अभिमन्यु की मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन की। दरअसल सनी देओल का परिवार एक लंबे अरसे से बीजेपी से जुड़ा रहा है। सनी देओल के पिता धर्मेंद्र बीजेपी से राजस्थान की बीकानेर सीट से चुनाव लड़ चुके हैं और साथ ही उन्होंने जीत भी हासिल की थी। वहीं सनी देओल की मां हेमा मालिनी अभी बीजेपी की
मथुरा लोकसभा सीट की प्रत्याशी भी हैं और साथ ही मौजूदा सांसद भी हैं। और अब पांचवी बड़ी खबर का रुख करते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने उत्तर पश्चिमी दिल्ली से बीजेपी के सांसद उदित राज का टिकट काट दिया है। पार्टी ने इस सीट से जाने माने सूफी सिंगर हंसराज हंस को मैदान में उतारा है। बीजेपी सांसद उदित राज पिछले कई दिनों से टिकट मिलने का इंतजार कर रहे थे। दिल्ली बीजेपी की दोनों लिस्ट में उदित राज का नाम नहीं आने के बाद उदित राज के समर्थकों ने बीजेपी मुख्यालय का घेराव भी किया था। उदित राज ने इस दौरान बीजेपी पर एंटी दलित होने का आरोप लगाया और निर्दलीय चुनाव लड़ने की धमकी भी दी है। पार्टी खुद ही मुझे छोड़ रही, मैं तो पार्टी को छोड़ नहीं रहा हूँ। जब सबसे अच्छा कार्य किया, देश में नंबर 1 नंबर 2 स्तर के लेवल पर आया, तो भी टिकट कट रहा था। इसके मतलब कि पार्टी मुझे छोड़ रही है। जब पार्टी मुझे छोड़ रही है तो मेरी मजबूरी है। और दूसरी बात है कि मैं गलती से शायद पार्टी में आ गया। पार्टी को बाद में एहसास हो गया कि ये जनाधार वाला दलित नेता कहाँ से आ गया। तो पार्टी में जनाधार दलित नेता नहीं चाहिए, गूंगे और बहरे चाहिए। उदित राज का टिकट TV9 भारतवर्ष के स्टिंग ऑपरेशन के बाद काटा गया है। आज TV9 भारतवर्ष से बातचीत के दौरान बीजेपी सांसद उदित राज ने बीजेपी पर तंज कसा। उदित ने कहा, स्टिंग में मेरे ऊपर हल्के आरोप लगे हैं, लेकिन जिन नेताओं पर बड़े आरोप हैं उन्हें टिकट दे दिया गया। आपको बता दें कि TV9 भारतवर्ष के स्टिंग में उदित राज ने दावा किया था कि 2014 लोकसभा चुनाव में उन्होंने 5 करोड़ रुपए खर्च किए थे। पश्चिमी लोकसभा क्षेत्र से मौजूदा सांसद डॉक्टर उदित राज का पत्ता साफ कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट न देकर सूफी गायक हंसराज हंस को टिकट दिया है। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले ही TV9 भारतवर्ष ने कुछ सांसदों का स्टिंग दिखाया था, उसमें उदित राज भी शामिल थे। उदित राज ने TV9 के कैमरे के सामने ही बाकायदा इस बात को कबूला था कि किस तरीके से चुनाव में बेतादा पैसे का इस्तेमाल होता है। हालांकि जब उदित राज को इस बात की जानकारी मिली कि उनका टिकट कट रहा है तो उन्होंने काफ़ी धमकियों का भी सहारा लिया। मसलन उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, पार्टी छोड़ने तक की धमकी दे डाली। लेकिन इन सभी धमकियों का पार्टी के ऊपर कोई असर नहीं हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने ऐन वक्त पर हंसराज हंस के टिकट की घोषणा कर दी। आगे बढ़ते और अब देखते हैं चुनावी खबरों का पन्ना आदेश देश का। प्रियंका वाड्रा के वाराणसी से चुनाव लड़ने पर अब भी सस्पेंस बरकरार है। एक तरफ कांग्रेस महासचिव प्रियंका ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने की मंशा साफ कर दी है, तो दूसरी ओर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अब तक इस मामले पर अपना रुख साफ नहीं किया है। इस बीच आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सोनिया गांधी के सलाहकार रहे अहमद पटेल ने भी कहा, पार्टी जल्द ही इस पर कोई फैसला लेगी। पटेल ने कहा, अगर पार्टी प्रियंका से कहती है तो वो जरूर लड़ेंगी। उन्होंने खुद ही कहा है कि पार्टी कहेगी मैं जरूर लड़ूंगी, तो पार्टी डिसाइड करेगी बहुत ही जल्दी चाहे वह लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। अब जब उन्होंने खुद ही कहा है कि पार्टी कहेगी तो मैं लड़ूंगी, अगर वो लड़ेंगी तो मुझे बिल्कुल निजी तौर पे बहुत खुशी होगी। भोपाल लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार प्रज्ञा ठाकुर ने आज नामांकन पत्र भरा। इससे पहले शक्ति प्रदर्शन करते हुए प्रज्ञा ठाकुर ने भोपाल के भवानी चौक से कलेक्टर ऑफिस तक बड़ा रोड शो किया, जिसमें बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद थे। रोड शो के बीच उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब दो युवकों ने प्रज्ञा को काले झंडे दिखाने की कोशिश की। दोनों एनसीपी के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। इन युवकों को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पकड़कर पीटा भी। पुलिस ने दोनों युवकों को हंगामा खड़ा करने के आरोप में हिरासत में ले लिया। आपको बता दें कि प्रज्ञा ठाकुर ने सोमवार को मुहूर्त फॉर्म भरा था। इस मौके पर उनके साथ 11 पंडितों का एक दल भी कलेक्टर ऑफिस पहुंचा था। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने आज भारतीय जनता पार्टी के भोपाल के उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन दाखिल किया। इस नामांकन के दौरान जब रैली निकाली जा रही थी तब एनसीपी के दो कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाने की कोशिश की, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं से उनकी बहस हुई, उनकी झड़प हुई, मारपीट हुई और उसके बाद पुलिस उन दोनों कार्यकर्ताओं को अपने साथ गिरफ्तार करके ले गई। इस पूरे नामांकन कार्यक्रम के दौरान भारी संख्या में साधु संत भी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के कार्यक्रम में मौजूद थे। जाहिर है कि सांसद आलोक संजर के नॉमिनेशन ने एक बार फिर सवाल खड़े किए। क्या पार्टी के मन में डर है कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का नॉमिनेशन रद्द हो सकता है? आलोक संजर और तमाम जो पार्टी के बड़े नेता हैं उनका कहना है कि
ये डर नहीं है, ये परंपरा है कि बीजेपी का एक और कैंडिडेट नामांकन दाखिल करता है। जाहिर है कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर पर जो एफआईआर दर्ज हुई है और उसके बाद एनआईए की ओर से जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है, या फिर कहा जाए कि कोर्ट में अपनी बात रखी जा रही है, पार्टी के मन में कहीं ना कहीं ये आशंका है, ये डर है कि नामांकन न हुआ तो एक और कैंडिडेट का फॉर्म जमा होना चाहिए। कैमरामैन मुकेश के साथ मखरन काले, TV9 भारतवर्ष, भोपाल। अपनी उम्मीदवारी को चुनौती देने वाली याचिका पर मालेगांव बम धमाकों के आरोपी प्रज्ञा ठाकुर ने एनआईए कोर्ट में जवाब दाखिल किया। प्रज्ञा ठाकुर ने दावा किया कि उनके खिलाफ दायर की गई याचिका राजनीति से प्रेरित है और पब्लिसिटी हासिल करने की कोशिश है। प्रज्ञा ने कहा उन्होंने किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया, उन्हें इलाज के लिए जमानत मिली थी और आज भी उनका इलाज जारी है। बीजेपी नेता ने यह भी कहा कि उनकी जमानत रद्द होने के बाद भी उन्हें चुनाव लड़ने से नहीं रोका जा सकता। उधर एनआईए ने भी कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करते हुए कहा कि प्रज्ञा के चुनाव लड़ने पर कोई भी फैसला चुनाव आयोग के दायरे में आता है। आपको बता दें कि मालेगांव बम धमाकों के एक पीड़ित ने प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ एनआईए कोर्ट में याचिका दायर कर उनके लोकसभा चुनाव लड़ने पर रोक लगाने का अनुरोध किया था। Election is a basic right to participate. Anybody can participate unless it is barred by law. Now here there is no case at all where you can say that the Sadhvi Pragya is barred under law. Every person has a right to exercise his constitutional rights. Then that is how she is contesting an election. She would participate. She may win, lose. That is a different issue. और अब खबरें संक्षेप में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन ने गुजरात के अहमदाबाद में मतदान किया। पीएम नरेंद्र मोदी हर बार की तरह इस बार भी अपने गृह राज्य गुजरात में वोट डालने से पहले मां हीराबेन का आशीर्वाद लेने पहुंचे। मोदी की मां ने बेटे को तिलक लगाकर प्रसाद दिया और उपहार के तौर पर 500 रुपए भी दिए। पीएम मोदी जब भी गुजरात आते हैं तो अपनी मां से जरूर मिलते हैं। गांधीनगर लोकसभा सीट से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह चुनावी मैदान में हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता एलके आडवाणी ने गुजरात के अहमदाबाद में अपना वोट कास्ट किया। वोट देने के बाद बाहर निकले आडवाणी से मीडिया ने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन आडवाणी ने किसी से भी बात नहीं की। बूथ के बाहर भारी संख्या में आडवाणी के समर्थकों को भीड़ भी नजर आई। केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने गुजरात के अहमदाबाद स्थित एक पोलिंग बूथ पर मतदान किया। अरुण जेटली ने आम आदमी की तरह लाइन में खड़े होकर अपनी पारी का इंतजार किया, फिर वोट दिया। 2014 लोकसभा चुनाव में अरुण जेटली अमृतसर से चुनाव हार गए थे। इस बार वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह असम के दिसपुर के पोलिंग बूथ नंबर 277 पर वोट देने पहुंचे। वहां मौजूद पार्टी कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री का स्वागत किया। मनमोहन सिंह के साथ उनकी पत्नी भी मौजूद थी। असम से राज्यसभा पहुंचने वाले मनमोहन सिंह अपनी सादगी के लिए भी जाने जाते हैं। केरल के तिरुवनंतपुरम लोकसभा सीट पर तीसरे चरण के मतदान में कांग्रेस उम्मीदवार और दिग्गज नेता शशि थरूर ने वोट डाला। इस सीट से कांग्रेस ने अपने मौजूदा सांसद डॉक्टर शशि थरूर को फिर से मैदान में उतारा है, जिन्हें बीजेपी के कुम्मनम राजाशेखरन ने टक्कर दी है। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव अपनी पत्नी के साथ वोट डालने पहुंचे। सैफई के एक मतदान केंद्र में वोट डालने के बाद अखिलेश ने गठबंधन की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि सैफई में विकास का काम इसलिए रोका गया क्योंकि ये मेरा गांव है। उत्तर प्रदेश के रामपुर से बीजेपी उम्मीदवार जयाप्रदा ने तीसरे चरण में वोट डालने से पहले पूजा पाठ किया। जयाप्रदा ने एक बार फिर अब्दुल्ला आजम पर हमला किया और कहा कि अब्दुल्ला को अपने बेटे की तरह मानती थी। जया ने कहा कि उन्होंने भगवान से प्रार्थना की है कि इस चुनाव के बाद अब्दुल्ला और आजम के मुंह पर ताला लग जाए। जयाप्रदा ने आजम खान पर आरोप लगाया कि आजम खान महिलाओं को देखकर बौखला जाते हैं। रामपुर के जनता के जो भी उनके मांग है वो हमारे वो शक्ति से, भगवान की शक्ति से उनके मांग को पूरा करें। और ख़ास ये भी मैं बताना चाहती हूँ कि चाहे अब्दुल्ला हो या आजम खान, उनके जो बदजुबान के जो हमेशा ताला लगे, उन पे ताला लग जाए। ये भी मांगा है आपने जुबान पे ताला, उसी बात करो, ये मांगा है आपने, और ये मुराद आपको लगता है पूरी होगी? बिल्कुल होगा, क्योंकि आगे कोई हिम्मत ना करे कि महिलाओं के अस्मिता को ठेस पहुँचाए। उत्तर प्रदेश के रामपुर में आजम खान और जयाप्रदा के बीच चल रही जुबानी जंग में आजम खान की पत्नी सामने आई है। अब्दुल्ला आजम की मां तजीन फातिमा ने अपने बेटे का बचाव किया और कहा कि अली और बजरंग बली की बहस हमने नहीं शुरू की। आजम खान के बचाव में फातिमा ने कहा कि आजम ने शुरू में कोई भी बयान नहीं दिया, वो महिलाओं की इज्जत करते हैं।
फातिमा ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी कह चुके हैं कि जयाप्रदा एक कलाकार हैं और नाचना गाना उनका काम है। कैसे देखते हैं? देखिए, आजम खान साहब ने कोई बयान शुरू में नहीं दिया था और ना अब भी उन्होंने दिया है कोई ऐसा बयान। उनके बयान को ही तोड़ मोड़ के पेश किया जाता है। और अनारकली को लेकर जो अब्दुल्ला ने बाद में बयान दिया, मैम उसको क्या कहना चाहेंगे? जी, जो अब्दुल्ला ने बयान दिया मैम जयप्रदा को, तो यहाँ बजरंगबली और अली शुरू किसने किया था? अच्छा, किसने शुरू किया था? अब्दुल्ला ने कह दिया कि हमें दोनों चाहिए, अनारकली नहीं चाहिए। तो लगता नहीं आपको महिलाओं, ये लोग बोल रहे हैं कि महिलाओं के खिलाफ इस तरह से बोला जा रहा है? देखिए, महिलाओं के खिलाफ कुछ नहीं है। वो कहती हैं, उनका भी, और योगी जी आए थे, उन्होंने भी ये कहा है कि वो एक आर्टिस्ट हैं, नाचना गाना ये सब उनकी कला है, उनकी आर्ट का एक हिस्सा है, तो इसमें सम्मान को कहाँ से हानि पहुँचती है? नहीं, कोई गलत नहीं है, वो तो उनकी आर्ट है। और अब खबर बड़े शहरों से। पहली खबर दिल्ली की है। ड्राइविंग के दौरान फोन पर बातचीत करना कितना खतरनाक हो सकता है, इसका एक दर्दनाक सबक दिल्ली में दिखा। दिल्ली के भारत नगर की बुनकर कॉलोनी में एक 3 साल का मासूम कार से उतरा। घटना सोमवार शाम 5:17 की है। ड्राइवर आस मोहम्मद बच्चे को लेकर घर पहुंचा था। जैसे ही उसने बच्चे को गाड़ी से उतारा, उसके पास एक कॉल आ गई और कॉल रिसीव करते करते उसने गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ा दी। मोहम्मद को लगा कि बच्चे ने सड़क क्रॉस कर ली है, लेकिन गाड़ी बढ़ाते ही बच्चा पहिए के नीचे आ गया। दिल दहला देने वाली इस घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। चीख पुकार सुनकर जब ड्राइवर कार से उतरा, तब भी वो फोन पर बिजी था। बच्चे को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। और अब बारी है झूठे खबरों के सच की। क्या राहुल गांधी अमेठी से नामांकन के वक्त गुस्से में थे? क्या राहुल गांधी ने नामांकन के वक्त सम्मान नहीं दिखाया? क्या राहुल गांधी ने बैठे बैठे नामांकन पत्र जमा किया? अमित शाह और राहुल के नामांकन में अंतर वाले वायरल मैसेज का सच क्या है? सोशल मीडिया पर 2 तस्वीरों की तुलना की जा रही है। ट्विटर पर राहुल गांधी और अमित शाह के नामांकन के वक्त की 2 तस्वीरें एक साथ शेयर की जा रही है। लिखा जा रहा है, दोनों पार्टियों के अध्यक्ष नामांकन फॉर्म सबमिट करते हुए। फर्क देखिए, @अमित शाह, @राहुल गांधी। कई बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं ने ये दोनों तस्वीरें शेयर की हैं। पहली तस्वीर राहुल गांधी की है और दूसरी अमित शाह की है। दोनों रिटर्निंग ऑफिसर को नामांकन फॉर्म जमा करते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी वाली तस्वीर में नामांकन पत्र लेते वक्त रिटर्निंग ऑफिसर हंसते दिख रहे हैं। राहुल के साथ नामांकन में पहुंची सोनिया गांधी भी हंसती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन राहुल गांधी के चेहरे से हंसी गायब है। तस्वीर में ऐसा भी लग रहा है कि राहुल और सोनिया गांधी बैठे बैठे ही एक हाथ से नामांकन पत्र दाखिल कर रहे हैं, जबकि दूसरी तस्वीर में अमित शाह दोनों हाथों से रिटर्निंग ऑफिसर को नामांकन पत्र दे रहे हैं। अमित शाह की तस्वीर में साफ साफ दिख रहा है कि रिटर्निंग ऑफिसर बैठे हुए हैं और अमित शाह खड़े होकर नामांकन पत्र जमा कर रहे हैं। अमित शाह की तस्वीर में राजनाथ सिंह उनके साथ नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों को शेयर करते वक्त ट्विटर हैंडल चौकीदार राज दीक्षित से लिखा गया, नामांकन के शिष्टाचार और संस्कार को देखिए, आपको समझ आ जाएगा कि वोट किसको देना है। #अब की बार फिर मोदी सरकार। इसी तरह रिपोर्टर वीरेंद्र मिश्रा नाम के ट्विटर हैंडल ने इन तस्वीरों पर कमेंट करते हुए लिखा, संस्कार दुकानों पर नहीं बिकते, वरना @राहुल गांधी खरीद चुके होते। इस वायरल हो रही तस्वीर का सच बताने के लिए हम आपको राहुल गांधी के अमेठी से नामांकन का वीडियो दिखाएंगे। साफ साफ दिख रहा है कि राहुल, सोनिया और प्रियंका गांधी नामांकन अधिकारी के डेस्क के आगे खड़े हैं और खड़े होकर ही उन्होंने नामांकन दाखिल किया। यहाँ नामांकन अधिकारी की डेस्क काफी ऊंची दिख रही है और जो तस्वीरें वायरल की जा रही हैं उसमें फोटो एंगल की वजह से ऐसा लग रहा है जैसे राहुल गांधी ने बैठे बैठे ही नामांकन कर दिया। साफ है कि 9 अप्रैल को राहुल गांधी ने अमेठी में पूरे सम्मान के साथ खड़े होकर नामांकन किया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे 30 मार्च को बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह ने गांधीनगर लोकसभा से नामांकन किया था। अलग एंगल से खींची गई तस्वीर को गलत संदर्भ के साथ जानबूझकर वायरल किया जा रहा है। हम अपने दर्शकों को आगाह करते हैं कि झूठ के झांसे में बिल्कुल भी ना आए। संस्कार या अहंकार की तुलना करने वाली कुछ और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इन तस्वीरों में एक तरफ इंदिरा गांधी की पुरानी तस्वीर है, जिसमें वो देश की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर किरण बेदी के साथ लंच करती नजर आ रही हैं। इस तस्वीर के साथ लिखा जा रहा है कि इंदिरा गांधी की कार का चालान करने वाली आईपीएस अधिकारी किरण बेदी को इंदिरा गांधी जी ने घर बुलाकर न सिर्फ साथ में भोजन कराया बल्कि अवार्ड भी दिया।
इसे सोशल मीडिया पर संस्कार बताया जा रहा है। दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर है, नीचे वायुसेना के हेलीकॉप्टर की तस्वीर है, नीचे लिखा है नरेंद्र मोदी जी के हेलीकॉप्टर की जांच करने वाले आईएएस अधिकारी को निलंबित कर दिया गया। इस तस्वीर को वायरल मैसेज में अहंकार बताया जा रहा है। वायरल पोस्टर में नीचे लिखा है संस्कारों का अंतर ऐतिहासिक है। ट्विटर और फेसबुक पर ये पोस्ट सैकड़ों बार शेयर किए जा चुके हैं। 16 अप्रैल 2019 को ओडिशा के संबलपुर में पीएम नरेंद्र मोदी के हेलीकॉप्टर की जांच करने के लिए निर्वाचन आयोग ने सूबे के जनरल पर्यवेक्षक मोहम्मद मोहसिन को निलंबित कर दिया था। इसके बाद से ही इंदिरा गांधी और किरण बेदी का ये फोटो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होना शुरू हो गया। ट्विटर पर सैकड़ों लोग इंदिरा गांधी और किरण बेदी के साथ साथ लंच करने वाली तस्वीर को इस कहानी के साथ वायरल किया जा रहा है कि तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की गाड़ी का चालान करने के बाद इस बहादुरी के लिए उन्होंने किरण बेदी के सफदरगंज के अपने घर पर बुलाकर लंच करवाया और शाबाशी दी थी। कई बड़े अधिकारी भी इस तस्वीर के साथ इंदिरा गांधी और किरण बेदी की ये कहानी शेयर कर रहे हैं। व्यापम मामले में विसल ब्लोअर डॉक्टर आनंद राय ने भी ये तस्वीर इसी दावे के साथ ट्वीट की है। और अब इस वायरल तस्वीर का सच सुनिए। सच ये है कि इंदिरा सन 1982 में पीएमओ की गाड़ी का चालान करने वाली किरण बेदी को खाने पर नहीं बुलाया था। किरण बेदी कई बार कह चुकी हैं कि पीएमओ की गाड़ी का चालान उन्होंने नहीं बल्कि सब इंस्पेक्टर निर्मल सिंह ने किया था, जो उनके अधीनस्थ थे। किरण बेदी उस समय दिल्ली पुलिस की डिप्टी कमिश्नर हुआ करती थी। इंदिरा गांधी के साथ लंच की यादों को किरण बेदी ने खुद अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है। किरण बेदी ने अपनी जीवनी में भी इस वाक्य के बारे में लिखा है। सच ये है कि किरण बेदी को इंदिरा गांधी ने लंच पर इसलिए बुलाया था क्योंकि उन्होंने 1975 में गणतंत्र दिवस की परेड की अगुवाई की थी। यानी ये तस्वीर इंदिरा गांधी की कार के चालान से 7 साल पहले खींची गई थी। किरण बेदी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर 19 नवंबर 2017 को इस तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा कि ये तस्वीर 1975 को इंदिरा गांधी के घर की है। गणतंत्र दिवस परेड की अगुवाई करने के बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने यह सम्मान दिया था। साफ है कि इस तस्वीर का पीएमओ की कार के चालान से कोई लेना देना नहीं है। दैनिक भारतवर्ष पर हम हर रोज ऐसी झूठी वायरल खबरों की गहरी पड़ताल करके आपको सच दिखाते ताकि आप झूठ के झांसे में न आए। और अब आगे वायरल हो रहा है। दक्षिण अफ्रीका से एक वीडियो सामने आया है जिससे सीख मिलती है कि जानवरों की जिंदगी में बेवजह दखल नहीं देना चाहिए। 55 साल के पीटर नोटिस ने एक खुले चिड़ियाघर में शेरों के एक जोड़े के बीच जा पहुंचे। नर शेर ने तो उन्हें कुछ नहीं कहा, लेकिन मादा शेर ने उनका हाथ अपने मुंह में दबा लिया। हालांकि बीच में जाल होने की वजह से शेरनी पीटर को अंदर नहीं खींच सकी। और अब TV9 भारतवर्ष विशेष। श्रीलंका में रविवार को 8 जगहों पर हुए धमाके जिम्मेदारी आतंकी संगठन ISIS ने ली है। इस्लामिक स्टेट ने अपनी अमाक न्यूज एजेंसी के जरिए हमलों की जिम्मेदारी ली है। अब तक इन धमाकों में 325 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 11 भारतीय भी हैं। श्रीलंका में 8 धमाकों के पीछे 7 आत्मघाती हमलावर थे। आज श्रीलंका के सिलसिलेवार धमाकों से जुड़ा एक वीडियो जारी हुआ। वीडियो में आत्मघाती हमलावर बताया जा रहा आतंकी पीठ पर विस्फोटक से भरा बैग रखकर सेंट सेबेस्टियन चर्च के अंदर दाखिल होता नजर आ रहा है। TV9 भारतवर्ष की एग्जीक्यूटिव एडिटर स्मिता शर्मा धमाकों के बाद से ही कोलंबो में है। वो कोलंबो से 30 किलोमीटर दूर तटीय शहर नेगम्बो पहुंची, जहां सेंट सेबेस्टियन चर्च है। वहां अब भी दीवारों पर खून और धमाके के निशान मौजूद हैं। 100 से ज़्यादा अभी तक घायल हैं, अस्पतालों में दाखिल हैं। सैकड़ों की तादाद में लोग जो अपनी ज़िंदगी से इस वक्त जंग, जिंदगी और मौत के बीच की जो जंग है वो लड़े जा रहे हैं। सेंट सेबेस्टियंस चर्च निगम्बो कोलंबो से लगभग 30 किलोमीटर दूर, यहाँ बहुत एक मजबूत धमाका हुआ था। इसी चर्च के अंदर की दृश्य एक्सक्लूसिव तरीके से हम इस वक्त TV9 भारतवर्ष के ओर दिखा रहे हैं। आप लाल कुर्सियाँ देख सकते हैं, जो फूलों से सजा हुआ मेन ऑल्टर है जहाँ ईस्टर की प्रार्थनाएँ हो रही थी। उसी लाल कुर्सी में जो मेन फादर हैं इन
प्रेयर्स को लीड कर रहे थे वो वहाँ पर मौजूद थे। छत पर खिड़कियाँ टूटी हुई हैं, दीवारों पर लहू के निशान हैं, खून के निशान है। लगातार यहाँ अंदर इन्वेस्टिगेटर्स मौजूद हैं और इसीलिए यहाँ चर्च के बिल्कुल अंदर किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन अगर वीरेंद्र को मैं कहूँ थोड़ा सा चर्च की ओर दिखाएं, दूसरी ओर आप देखेंगे लोगों का हुजूम है, मास फ्यूनरल्स जारी हैं। जैसे जैसे लोगों की शिनाख्त हो रही है, मृतकों की शिनाख्त हो रही है। इसी चर्च में कम से कम 110 लोगों की जान गई थी। कल कम से कम 30 लोगों की मास बेरियल हुई है, आज 20 लोग गए हैं। पिक्चर ऑफ दैट पर्सन आई हैव इन माय फोन। फादर के फोन पे एक पिक्चर है जो कह रहे हैं उस संदिग्ध आतंकवादी की है, जिसकी जो खुद को जो है बॉम्ब्स लेकर आया था एक बैग के अंदर और जिसने खुद को ब्लो ऑफ किया था। ये तस्वीरें हम फोन पर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे ऑफ दैट सस्पेक्टेड टेररिस्ट। वीरेंद्र अगर आप दिखा सकें। This is how see he's a person who is carrying the bomb. He's holding. मतलब नौजवान है, लुक्स अ यंग मैन। Young man. नीली टी शर्ट पहने हुए, जीन्स पहने हुए, बैकपैक लेकर घुसता है, बड़ी आराम से चल कर आ रहा है। सो ही इज वॉकिंग वेरी एट ईज। तो ये देखिए ये जो with explosives he comes. ये देखिए दरवाजे से। When he was coming to the church, look at that CCTV camera pictures. He tapped a small child. I don't know. So he just pats a small child. Yeah. कि एक जैसे हम प्यार से किसी छोटे बच्चे के सिर पे हाथ सहला देते हैं तो ऐसा ही ये शख्स करता हुआ नजर आता है। So if you can just play it once again, हमारे दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। देखिए ये CCTV फुटेज है जो सेंट सेबेस्टियन चर्च के अंदर के फादर। If you could explain the visuals, sir. Yes. Yeah, here the person is coming at ease. He is not worried. I don't know whether he has taken something or injected or he is a person who is just coming. Yeah, The thing is that he's not on tension. All these people human beings. I mean, we have to. At least 110 people dead in this church. So the mass burials are happening. Have all the dead bodies being identified so far? Because that must be a challenging task. Some of the bodies are laying in the hospital still, and still they are recovering, and the saints identifying body one after the other. So far today we have buried nearly 14 bodies. Yesterday also buried certain bodies. चर्च के अंदर जो सबसे बड़ी बात है जो हम दर्शकों को इस वक्त नहीं दिखा सकते हैं, ये वो स्मेल ऑफ डेथ है, ये वो पावरफुल स्टेंच है जो यहाँ लगातार आ रहा है इन प्रेमिसेस में, जिसे हम महसूस कर सकते हैं, अपने दर्शकों तक हम पहुँचा नहीं सकते। निगम्बो के सेंट सेबेस्टियन चर्च मौत और मातम की सैकड़ों कहानियां हैं। यहाँ जांच एजेंसियां फॉरेंसिक सबूत तलाश रही हैं। चर्च में हर तरफ लोगों का सामान बिखरा पड़ा है। Do not enter. येलो ब्लैक ये लाइंस कि इस लाइन को आप क्रॉस ना करें। और यही दृश्य होता है लगभग हर मुल्क में हर आतंकी हमले के बाद। पेरिस के आतंकी हमलों को मैंने 2016 में देखा था। बांग्लादेश में जो हॉस्टेज क्राइसिस हुआ था उसके बाद भी कुछ ऐसे ही दृश्य सामने उभर कर आ रहे थे। निगम्बो के सेंट सेबेस्टियन चर्च के बाहर ये क्राइम सीन इसे डिक्लेयर कर दिया गया है और इसीलिए कहा गया है डू नॉट एंटर, क्योंकि अभी भी काफ़ी फोरेंसिक सबूत हैं। आप देखिए वहाँ पे एक शख्स ग्लव्स पहनकर, हेलमेट डाले और मास्क लगाकर तमाम चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन छानबीन कर रहे हैं। मास्क इसलिए भी लगाना पड़ रहा है क्योंकि जो लोग मारे गए हैं यहाँ, काफ़ी सारी लाशें यहाँ पड़ी हुई थी और इन लाशों की मौजूदगी को हम महसूस कर सकते हैं यहाँ इस पावरफुल स्मेल के ज़रिए। यहाँ इन लाइंस के पीछे चप्पलें, जूते, छतरियाँ, वेल्स जो महिलाओं ने पहनी होंगी क्योंकि जश्न का माहौल था, ईस्टर का दिन था, सज धज के आई होंगी, बच्चे आए थे उनके साथ में, लोगों के जूते नज़र आएंगे आपको, एक पानी की बोतल। शायद लगा होगा परिवार को कि मास प्रेस थोड़ी देर तक चलेगा, थोड़ा लंबा वक्त चलेगा, गर्मी में बच्चे को पानी की ज़रूरत पड़ सकती है। इन सब के बीच में जो हकीकत उभर कर आई है कि किस तरीके से मासूमों की, निहत्तों की ज़िंदगियों की बलि चढ़ा दी जाती है किसी एक बरगलाए हुए युवक की वजह से, जिस युवक की तस्वीरें भी सामने उभरने लगी हैं CCTV फुटेज के ज़रिए। मेलेनी यहाँ पर स्थानीय निवासी हैं और हम लोग के दिन में वो चर्च में ही थी लेकिन बाहर प्रेमिसेस में थी। Melanie, I'm so sorry for the loss that all of you have been bearing here with
give us a sense of what happened on Sunday when you were in the area, you went outside. At this Saturday, I came to the Saturday. I was coming to the noon mass. Oh, okay. As that, I was late for the Sunday mass. I am in the choir. Oh, okay. Because of that, I was late. As we are planned to go a parade with the statue, I came for that to go for the parade, and I was there. I didn't go inside because there was a speech going on. They always said it is not good to go inside at the mass, and I was planning to go for the parade, but suddenly there was something going in here. That's that I didn't see it.